ममता जी सब्जी लेकर वापस घर जा ही रही थी कि तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। तो ममता जी ने एक किनारे दीवार से सटक कर खड़ा होने की कोशिश की। तभी पास की पान वाली दुकान से आवाज़ आई, अम्मा जी यहाँ आ जाओ, भीग जाओगी। ममता जी थोड़ी हंसी, बेटा अब तो पूरी तरह भीग चुकी हूँ, अब क्या बचाना। लोगों के चेहरे जल्दी छुपने की कोशिश में थे, पर ममता जी सब्जी का थैला एक हाथ से जमीन पर टिका कर कुछ पल को रुकी। माथे पर पसीना था, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी हिम्मत की चमक। तभी सामने से एक रिक्शा आता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने हाथ हिलाकर आवाज़ दी, बेटा घर तक छोड़ दोगे? हाँ अम्मा जी, क्यों नहीं। लेकिन अम्मा जी अब आपकी तो उम्र हो चली है, ये सब्जी वब्जी उठाने का काम आप क्यों करती हैं? घर में बेटे बहू हैं, उन्हीं को भेजा करो, आप आराम किया करो घर में बैठकर। ममता जी थोड़ी थकी थी, लेकिन उसकी बात सुनकर उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और मन ही मन सोचने लगी, कौन लाएगा, किसी को परवाह नहीं। बहू को कहती हूँ तो मुंह बना लेती है, और बेटा अब उसका जवाब भी वही होता है जो उसकी पत्नी चाहती है। अगर मैं सब्जी ना लाऊं तो घर में सब्जी ही ना बने। ये लो अम्मा जी, आपका घर आ गया। रिक्शे वाले की आवाज़ सुनकर ममता जी वर्तमान में लौटी और जैसे तैसे रिक्शे से उतरकर अपनी भीगी साड़ी को संभालते हुए उन्होंने दरवाजे की घंटी बजाई। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो उनकी बहू रिया उन्हें ऐसी हालत में देखकर उन पर ही बरस पड़ी। हे भगवान, बारिश हो रही थी तो कोई कोना नहीं मिला था खड़े होने को, क्या ज़रूरत थी यूं भीग कर आने की। सारी सब्जियां भी गीली कर दी, अब कौन खाएगा इन्हें। पता नहीं बुढ़ापे में भीगने का कितना शौक चढ़ा है। ममता जी ने धीमे स्वर में कहा, बेटा एक ठेला था, लेकिन वहाँ भीड़ बहुत थी, खड़ी होने की जगह नहीं मिली। लेकिन वो बात पूरी कर पाती इससे पहले ही रिया ने लपक कर थैला उनके हाथ से छीन लिया। लाइए थैला मुझे दीजिए और आप यहीं बाहर खड़ी रहिए, नहीं तो पूरा घर कीचड़ से गंदा हो जाएगा। अब ममता जी कांपते होठों के साथ वही खड़ी रही। अब उनके अंदर कुछ कहने की हिम्मत नहीं बची थी। रिया थैला लेकर मुड़ी रही थी कि तभी रुककर फिर से बोली, बाकी के बचे हुए पैसे दीजिए। तो ममता जी ने धीमे से कहा, बेटा पैसे तो 10 रुपये बचे थे जो मैंने रिक्शे वाले को दे दिए। ये सुनते ही रिया ने गुस्से से कहा, वाह क्या बात है, हर बार पैसे तो ऐसे उड़ा देती हैं जैसे आपका बेटा मुझे नोटों की गड़ियाँ देता है। अब कान खोलकर सुन लो, अगर अगली बार कोई सामान लेने जाओ तो पैसे पूरे लाना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोलकर रिया दनाते हुए अंदर चली गई। ममता जी के गले में कुछ अटक सा गया। कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन खामोश रह गई। तभी कुछ देर बाद अंदर से उनका बेटा रमेश बाहर आया। जैसे ही उसकी नज़र माँ पर पड़ी तो उसके कदम वहीं थम गए। माँ आप यहाँ बाहर क्यों खड़ी हैं, और ये क्या हाल है आपका, आप तो पूरी तरह भीग गई हैं। उसके आवाज़ में घबराहट और अफसोस दोनों थे। वो माँ के पास आया और उनकी भीगी साड़ी देखकर चिंतित स्वर में बोला, अंदर चलिए माँ, नहीं तो तबीयत बिगड़ जाएगी। वो माँ की हालत देख समझ गया था कि माँ ज़रूर सब्जी लेने गई होगी। ममता जी बिना कुछ बोले अपने कमरे की ओर चल दी। रमेश बस उन्हें जाते हुए देखता रहा। तभी अंदर से रिया की आवाज़ आई, रमेश चाय ठंडी हो रही है, आ रहे हो या नहीं। रमेश ने एक बार मुड़कर अपनी माँ की ओर देखा, मगर कुछ कह न सका, बस चुपचाप अंदर चला गया। उसकी चाय अभी भी गर्म थी, लेकिन मन की आत्मा शायद ठंडी पड़ चुकी थी। इधर ममता जी कपड़े चेंज करके बिस्तर पर बैठी और दीवार पर टंगी तस्वीर की ओर देखकर धीरे से बोली, देखिए जी, आज फिर भी गाई हूँ मैं। रिया अब आपकी बहू नहीं,
घर की मालकिन बन गई है, हर बात पर ताने देती है। और रमेश, वो तो बस चुप रहता है, कुछ नहीं कहता। आप थे तो सब कुछ था। अब लगता है जैसे ये घर मेरा नहीं रहा, बस एक कोना बचा है मेरे लिए, और उस कोने में भी बस यादें हैं। कमरे में फिर वही सन्नाटा था, सिर्फ दीवार पर टिकी तस्वीर मुस्कुरा रही थी, जैसे कह रही हो मैं अभी भी यही हूँ। और उस मुस्कान को देखकर ममता जी की आंखें फिर से भर आई। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अतीत की यादों को महसूस करने लगी, जहाँ हर सुबह उनकी बेटी सविता की मुस्कान पहला उजाला हुआ करती थी और एक आवाज़ आती थी, माँ चाय बना दूँ। पर अब तो घर के हर कोने में एक अनकही बेचैनी तैर रही थी। बेटी की विदाई पर दरवाजे के पास खड़ी ममता जी की आंखें अपनी बेटी पर टिकी थी, जैसे एक माँ अपने टुकड़े को आखिरी बार नज़रों से भर लेना चाहती हो। उन्होंने धीरे से कहा, यहाँ होती थी तो हर सुबह तेरा चेहरा देख लेती थी, तो मन को सुकून मिल जाता था। कभी कुछ पूछना होता तो तू बस 2 कदम की दूरी पर थी। अब तू इतनी दूर चली जाएगी तो बात कैसे होंगी, कब मिलना होगा। उनकी आंखों से बहते आंसू खुद को रोक नहीं पाए थे। तभी रिया हल्की मुस्कान के साथ आई और बोली, अरे माँ जी, आप भी ना छोटे बच्चों की तरह क्यों रोने लगती हैं। सविता दीदी विदेश ही तो जा रही है, कोई अंतिम विदाई थोड़ी ना है। मैं हूँ ना, दिन में 2 बार बात करवा दूंगी। अब तो वीडियो कॉल का ज़माना है, मोबाइल उठाइए और बात कर लीजिए। ममता जी ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वो मुस्कान वैसी थी जैसे किसी ने आंसुओं पर पर्दा डाल दिया हो। तभी उनकी बेटी सविता उनके पास आई और उनके कांपते हाथों को अपने हाथों में लेकर बोली, माँ अगर आप यूं ही रोती रही ना तो मैं यहीं रुक जाऊंगी, नहीं जाऊंगी विदेश। सविता की बात सुनकर ममता जी ने उसको गले से लगा लिया और बोली, बेटा नहीं रोएगी अब तेरी माँ, बस तुम खुशी खुशी जाओ। तेरी खुशी के लिए तेरी ये माँ तुझे नहीं रोकेगी। सविता मुस्कुराते हुए बोली, बस हर दिन बात करूँगी आपसे, एक भी दिन दूर नहीं रहूँगी, चाहे देश दूर हो। तभी उनका दामाद भी आगे बढ़ा और ममता जी के पैर छूकर बोला, माँ जी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सविता का पूरा ख्याल रखूँगा। ममता जी कुछ नहीं कह पाई, बस आंखों से गिरते आंसुओं के साथ दामाद के सिर पर हाथ रख दिया। दोनों बेटी दामाद अब विदेश के लिए निकल चुके थे। दरवाजे की चौखट पर खड़ी ममता जी हाथों में आंचल पकड़े अभी बस उस गली को देख रही थी जहां उनकी बेटी मुस्कुराते हुए वहां से निकली थी। सविता के विदेश जाने के बाद ममता जी का मन जैसे सूना सूना सा हो गया था। कुछ दिन तक तो वो अपने कमरे में बैठी चुपचाप दीवारों को निहारती रही। कभी किसी कोने से सविता की हंसी सुनाई देती, मगर वो सिर्फ यादें थी। पर हर सुबह जब मोबाइल की घंटी बजती और स्क्रीन पर सविता बिटिया का नाम चमकता, तो ममता जी के सूने चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती थी। कैसी हो माँ, आज रिया भाभी ने क्या बनाया खाने में? चलो अब मुस्कुराओ, मैं यहाँ से भी आपका चेहरा देख सकती हूँ। सविता की आवाज़ सुनते ही ममता जी का चेहरा खिल जाता, लेकिन फिर धीरे धीरे सब बदलने लगा। अब हर बार फ़ोन रिया के हाथ में लगता और वो कहती कि माँ जी तो सो रही हैं, या फिर कहती कि अभी मंदिर गई हैं, लौटेंगी तो बात करवा दूंगी। जबकि ममता जी घर में ही रहती, पर उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनकी बेटी का फ़ोन आया था। उनका बेटा रमेश वो सब जानता था, मगर चुप्पी ओढ़े रहता। उसको हर वक्त डर लगता था कि अगर वो कुछ बोलेगा तो रिया घर में हंगामा कर देगी। वो किसी बहाने से कमरे से निकल जाता, जैसे माँ की तड़प उससे देखी ना जाती हो, या वो देखना ही नहीं चाहता। लेकिन उस खामोशी के पीछे एक और सच्चाई छिपी थी। एक दिन सविता ने कई बार फ़ोन किया, लेकिन जब रिया ने फ़ोन नहीं उठाया तो हार कर सविता ने रमेश के पास फ़ोन किया।
फ़ोन उठाते ही सविता बेचैनी से बोली, रमेश, कई दिनों से माँ से बात नहीं हो पा रही है। रिया भाभी हर बार कोई ना कोई बहाना बना देती हैं। क्या माँ ठीक है? तुम लोग कुछ छुपा तो नहीं रहे? रमेश कुछ देर के लिए खामोश हो गया, फिर थके हुए स्वर में जवाब दिया, सविता प्लीज़ अब फ़ोन मत किया करो। अगर तुम्हारी भाभी को पता चल गया कि मैं तुमसे बात करता हूँ तो वो घर सर पर उठा लेगी। हर बार झगड़ा होता है। मैं बहुत थक चुका हूँ, तुम समझने की कोशिश करो। ये सुनकर सविता सन्न रह गई। उसके हाथ से मोबाइल छूटते छूटते बचा। उसके आंखों से आंसू बह निकले। रमेश, अब माँ से बात करने के लिए भी इजाज़त लेनी पड़ेगी। सविता की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया। बस धीरे से कहा, सविता मैं मजबूर हूँ, तुम समझो। और फिर फ़ोन काट दिया। इधर ममता जी ने कभी कोई सवाल नहीं किया, ना रमेश से और न रिया से। बस अब हर शाम वही कुर्सी पर बैठकर बेटी के फ़ोन का इंतज़ार करती रहती कि शायद आज सविता का कॉल आएगा, लेकिन फ़ोन अब खामोश पड़ा रहता। पहले दिन, फिर महीने और फिर साल बीत गया। अब तो सविता ने भी समझ लिया था कि माँ से बात करना अब इस घर में उतना सरल नहीं रहा। ये सोचकर अब वो भी धीरे धीरे खामोश होती गई। अब ममता जी सविता की तस्वीर से बात करती, दीवार पर सविता की मुस्कुराती तस्वीर देखती और धीमे से कहती, तुम तो हर सुबह मुझे गुड मॉर्निंग बोलती थी ना। अब शायद वक्त की घड़ी बदल गई है बिटिया, तू शायद अपनी माँ को भूल गई है, लेकिन मैं तुझे अब भी याद करती हूँ। कमरे में खामोशी छा गई। बस घड़ी की टिक टिक और उस माँ की सांस चल रही थी, जो अब धीरे धीरे अकेलेपन की आदत सीख रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी तो ममता जी अचानक वर्तमान में लौटी। उन्होंने पर्दा हटाकर देखा तो रिया दरवाज़ा खोल रही थी और सामने उसकी माँ और बहन खड़ी थी। अरे दीदी और माँ, आप लोग अचानक। रिया की आंखें खुशी से चमक उठी। वो दौड़कर दोनों को गले से लगा लिया। आवाज़ में अपनापन और उत्साह भरा हुआ था। आप लोगों ने बताया भी नहीं, कितना अच्छा सरप्राइज़ दिया है तुम लोगों ने। कहते हुए रिया ने उनके बैग थामे और उन्हें सोफे पर बिठाकर बोली, अरे तुम बैठो, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। घर जैसे एकदम गुलजार हो गया। वहीं एक कोने में ममता जी खड़ी थी। उन्होंने चुपचाप मुस्कुराते हुए वहीं से रिया की माँ सुधा जी को नमस्ते किया, तो सुधा जी ने भी सिर झुकाकर नमस्ते किया और मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वो मुस्कान कहीं भीतर से नहीं निकली, बस एक औपचारिक परछाई थी। किसी ने नहीं पूछा कि माँ जी आप बैठिए, चाय लेंगी, कैसी तबीयत है आपकी। कुछ नहीं, जैसे उनकी उपस्थिति सिर्फ एक आदत हो गई हो, एहसास नहीं। ममता जी चुपचाप वापस अपने कमरे की ओर चल पड़ी, जैसे किसी दृष्टि से धीरे धीरे कोई किरदार गायब हो जाता है। उन्होंने कमरे में जाकर बस पर्दा खींच लिया, पर उस पर्दे के पीछे जो खामोशी थी वो पूरे घर में सबसे गहरी थी। कोई नहीं देख रहा था कि उस बुजुर्ग माँ की आंखों में आंसू बह रहे हैं। वो खुद से पूछ रही थी कि क्या अब इस घर में मेरी ज़रूरत सिर्फ इतनी सी रह गई है। तभी रिया ट्रे में 3 कप चाय के साथ कुछ बिस्किट और नमकीन लेकर आई। लीजिए माँ और दीदी, गर्मा गर्म चाय पीजिए। और माँ, ये वही नमकीन है जो आपको बहुत पसंद है। सुधा जी ने चाय उठाते हुए हंसकर कहा, अरे वाह, अब तो मेरी बेटी मेरी पसंद भी पहचानने लगी है। फिर तो तेरी सास को भी मज़ा आता होगा तेरे हाथ की चाय पीने में। ये सुनकर रिया हल्की सी हंसी और फिर बोली, माँ आप भी कैसी बातें करती हो। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ इस घर की। जिसे चाय पीनी होती है वो खुद बना लेता है। यहाँ तक कि मेरी अपनी चाय भी आपके दामाद ही बनाते हैं। ये सुनकर रिया की माँ और बहन एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई। हाँ, रही बात खाने की तो वो मैं बनाकर दे देती हूँ, और अगर मेरी सास को रसोई दे दूँ
तो खड़े खड़े पूरा नाश्ता वहीं ख़त्म कर देंगी। ये सुनकर तो तीनों माँ बेटी जोर से हंस पड़ी। तभी रिया ने अचानक कहा, वैसे माँ, आज सुबह तो सारा मूड ही खराब हो गया था। सुधा जी ने हैरानी से पूछा, क्यों, क्या हुआ था सुबह सुबह? तो रिया ने चाय की घूंट ली और फिर सुबह की सारी बातें मज़े लेते हुए अपनी माँ और बहन को बता दी। तभी सुधा जी हंसते हुए बोली, तू भी ना एकदम पागल है, ऐसा मौसम और तूने उन्हें बाहर खड़ा कर दिया। वो अभी कुछ और कहती कि बीच में ही प्राची बोल पड़ी, अरे मम्मी, दीदी ने तो बिल्कुल सही किया, ये भी कोई उम्र है बारिश में भीगने की। लगता है दीदी की सास को अपने पुराने दिन बहुत याद आते होंगे। ये कहकर तीनों माँ बेटी फिर से ठहाके लगाकर हंसने लगी। तभी सुधा जी ने फिर धीरे से कहा, वैसे बेटा, समझा तो दिया ना उस बुढ़िया को कि अगली बार पैसे पूरे लेकर आए। अरे क्या पता रिक्शा किया या कोई चटोरापन। तीनों माँ बेटी हंसने में ही मशगूल थी। उधर ममता जी के कानों में हर शब्द ऐसे जा रहा था जैसे किसी ने कांटे चुबा दिए हों। शाम हुई तो तीनों माँ बेटी ड्राइंग रूम में बैठकर बातें कर रही थी। उसी समय रमेश भी आ गया और वहीं बैठकर सबके साथ चाय पीने लगा। तो इधर बेटे को देखकर ममता जी भी कमरे से बाहर निकल आई। पर तभी रिया झट से बोली, माँ जी, फ्रिज में मिठाई रखी है, आप ज़रा प्लेट में डालकर ले आइए। तो ममता जी ने धीरे से सिर हिलाया और रसोई की ओर चली गई। उन्होंने फ्रिज खोलकर ट्रे में मिठाई रखी, लेकिन जैसे ही वो ट्रे लेकर कमरे की ओर बढ़ी कि तभी उनका पैर फिसल गया और वो सारी मिठाई हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। तो सबकी नज़र उधर घूम गई। ममता जी बड़ी मुश्किल से घबराकर मिठाई को उठाने के लिए झुकी, लेकिन तभी रिया ने चिल्लाकर कहा, हे भगवान, एक दिन भी चैन से नहीं रहने देती। अगर आपसे कोई काम नहीं होता तो बोल देती। रिया की माँ और बहन ने भी हंसी छुपाते हुए मुंह फेर लिया। रिया ने और ताना मारा, अब कोई चोट लग जाती तो हम पर इल्ज़ाम आता कि देखो सास से काम करवा रही है। रमेश वहाँ से उठा, पर बस इतना ही कह पाया कि माँ, आप रहने दो। ममता जी चुप थी, उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, बस धीरे धीरे मिठाइयाँ समेटी और वापस रसोई में चली गई। रसोई में जाते ही आंखों में आंसू बह निकले, लेकिन आवाज़ नहीं, क्योंकि अब उन्हें आदत हो गई थी अपमान सहने की। वो दीवार का सहारा लिए चुपचाप अंदर जाने लगी। तभी पीछे से रिया की आवाज़ आई, माँ जी, वो मिठाई कहाँ है जो आपसे गिर गई थी? ममता जी धीरे से पलटी और बोली, बेटा, नीचे गिर गई थी, इसलिए वो तो मैंने डस्टबिन में डाल दी। इतना सुना कि रिया गुस्से से आग बबूला हो गई। क्या आपने वो सारी मिठाई फेंक दी? पता भी है कितनी महंगी थी। वो मेरी माँ स्पेशल मेरे लिए लेकर आई थी। ममता जी ने धीरे से कहा, बेटा, पूरी मिठाई नीचे गिरकर पानी में भीग चुकी थी तो उसे कौन खाता? इतना सुनते ही रिया चिल्लाई, आप तो खा सकती थी ना, इतनी महंगी मिठाई ऐसे ही फेंक दी। रिया के ये शब्द सीधे उनके दिल में चुभे। वो हैरानी से बस रिया की तरफ देखती रही, जैसे यकीन ना हो रहा हो कि ये शब्द उनकी बहू के हैं। आप तो खा सकती थी, ये बात उनके कानों में ऐसे गूंज रही थी जैसे किसी ने दिल के अंदर की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी हो। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन रिया को जैसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। फिर चिढ़कर बोली, अब ऐसे मूर्ति बनकर क्यों खड़ी हो? जाओ यहाँ से, सारा मूड खराब कर दिया। ममता जी की नज़रें झुक गई। कुछ कहे बिना ही वो धीमे कदमों से अपने कमरे में चली गई। कमरे में सन्नाटा था, बस उनकी सांसों की आवाज़ें थीं जो अब तेज होती जा रही थी। वो दीवार का सहारा लेकर बैठ गई। कुछ पल पहले जो अपमान मिला, वो अकेलापन जो आदत बन गई थी, और वो भूख जो अब तक अनदेखी थी, सबने मिलकर उनके शरीर को हिला दिया था। उनके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और अचानक ही चक्कर खाकर वहीं ज़मीन पर गिर पड़ी। कोई आवाज़ नहीं थी, सब अपने कामों में व्यस्त थे।
रिया फिर से अपनी माँ और बहन के साथ बातें करने में व्यस्त हो गई। रमेश ऑफिस के कामों में लगा हुआ था। पूरे घर में हलचल थी, लेकिन एक कमरे में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। ममता जी का कमरा। वो शाम से जमीन पर बेहोश पड़ी थी, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। रिया तो अभी भी अपनी माँ और बहन के साथ हंसी ठिठोली कर रही थी। रमेश भी ऑफिस कॉल्स में उलझा रहा। रात के करीब 8 बजने को आई। तभी रमेश को अचानक याद आया कि काफ़ी देर से माँ की कोई आवाज़ नहीं आई। उसे थोड़ी चिंता हुई तो वो सीधा माँ के कमरे की तरफ बढ़ गया, लेकिन जैसे ही पर्दा हटाया तो उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठी। ममता जी जमीन पर पड़ी थी, चेहरा पीला पड़ चुका था, सांस हल्की सी चल रही थी। रमेश घबरा गया। वो जाकर माँ को उठाने लगा। माँ उठो। रिया जो हॉल में बैठी थी उसकी चीख सुनकर आई जरूर, लेकिन चेहरे पर घबराहट कम, उपेक्षा ज़्यादा थी। रमेश घबराकर बोला, रिया जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, देखो माँ की क्या हालत हो गई है। तो रिया ने नज़र घुमाई और ठंडी आवाज़ में बोली, इतना क्यों घबरा रहे हो रमेश, थोड़ी बीपी शुगर ही हुआ होगा, ठीक हो जाएगी। रमेश एक पल निशब्द रह गया। उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा। उसके आंखों में ना दर्द था ना कोई चिंता। उसने फिर बिना कुछ कहे माँ को गोद में उठाया और गाड़ी में लिटाकर तेजी से हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गया। माँ कुछ नहीं होगा आपको। रमेश की आंखें भर आई। बस कुछ देर और, अस्पताल पहुँचते ही सब ठीक हो जाएगा। इधर रिया अभी भी अपनी माँ और बहन के साथ हंसी मजाक में व्यस्त थी। उसके चेहरे पर कोई तनाव नहीं, कोई अफसोस नहीं, कोई सवाल नहीं कि सास को क्या हुआ है। अरे बेटी, कहीं बुढ़िया को कुछ हो तो नहीं गया है। रिया की माँ सुधा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो रिया बोली, अरे माँ, कुछ नहीं, ड्रामा कर रही होगी, वैसे भी अब उम्र हो गई है, थोड़ा बहुत होता रहता है। पूरे घर में ममता जी की गैर मौजूदगी थी, लेकिन रिया की बातों में अभी भी उनकी कोई जगह नहीं थी। उधर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर रमेश तेजी से दरवाजे के बाहर चक्कर लगा रहा था। आंखें नम थीं और दिल में अपराध बोध कि काश मैंने पहले ध्यान दिया होता, काश मैंने माँ से एक बार ठीक से बात की होती। उसके मन में बस एक ही दुआ थी कि हे भगवान, मेरी माँ को कुछ ना हो। उसी क्षण आईसीयू का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर बाहर आया और गंभीर स्वर में बोला, कंडीशन बहुत नाजुक है, हार्ट अटैक आया था। हम पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उम्र और कमजोरी के चलते रिस्पॉन्स धीमा है। आप बस दुआ कीजिए। रमेश की आंखों में आंसू भर आए। उसने धीरे से सिर हिलाया और डॉक्टर के जाने के बाद वहीं बेंच पर बैठ गया। पल भर बाद मोबाइल की घंटी बजी। देखा तो उसकी बहन सविता का फ़ोन था। सविता की आवाज़ में घबराहट थी। रमेश, माँ कैसी है? रमेश ने भर्राए गले से कहा, बहुत नाजुक हालत है सविता, डॉक्टर कुछ कह नहीं पा रहे। सविता की आंखों से आंसू बहने लगे। रमेश, प्लीज़ माँ से एक बार मेरी बात करवा दो, मैं कल की पहली फ़्लाइट से निकल रही हूँ, बस माँ से कह देना मैं आ रही हूँ, माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। रमेश ने हिम्मत बटोरी और आईसीयू के दरवाजे की ओर देखा। उसे अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन उसने नर्स से विनती की, प्लीज़ बस एक बार, मेरी बहन माँ से बात करना चाहती है। नर्स ने डॉक्टर से बात की और थोड़ी देर में फ़ोन आईसीयू में ममता जी के पास पहुँचा दिया। ममता जी होश में नहीं थी, लेकिन उनकी सांसें चल रही थी। सविता स्क्रीन पर माँ को देखते हुए रोए जा रही थी। माँ देखो ना, मैं सविता हूँ, आपकी सविता, बस एक बार आंखें खोल दो, मैं आ रही हूँ माँ, आपके पास। रमेश की आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। इतना असहाय, इतना टूटा हुआ वो पहले कभी नहीं था। आईसीयू की मशीनें लगातार बीप कर रही थीं। बाहर खड़ा रमेश कभी डॉक्टर की तरफ देखता तो कभी आईसीयू की तरफ। पूरी रात भर बस वो यही सोचता रहा कि मैंने माँ के लिए क्या किया, जिसने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया। उसके बुढ़ापे में मैं उसका सहारा भी नहीं बन पाया। क्यों मैंने रिया की हर बात पर चुप्पी साध ली?
क्यों माँ को अकेले आंसू बहाने दिए। उधर सुबह सुबह जब रिया की आंखें खुली तो देखा कि 8 बज गए हैं, अभी तक रमेश नहीं आया। कुछ पल तक इंतजार किया, फिर उसने झुंझलाते हुए फ़ोन मिलाया। फ़ोन बजता रहा लेकिन रमेश ने फ़ोन नहीं उठाया। रिया ने फ़ोन एक तरफ रखा और तकिए को एक तरफ फेंक कर बोली, सुबह सुबह ही नाटक चालू, रात भर वही रहने का क्या मतलब है। उसकी तो माँ बीमार क्या हुई, जैसे दुनिया ही रुक गई। घर में और भी काम होते हैं लेकिन नहीं, उसे तो बस अपनी माँ ही नज़र आती है। बड़बड़ाते हुए वो उठकर वॉशरूम में चली गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके मन में कोई अपराध बोध नहीं था, बस खुद में मगन थी, जैसे ममता जी की हालत से उसका कोई लेना देना ही ना हो। वह अभी वॉशरूम से निकली ही थी कि तभी मोबाइल बज उठा। देखा तो उसकी सहेली निशा का फ़ोन था। रिया थोड़ी चिढ़ती हुई आवाज़ में बोली, हाँ निशा बोल, सुबह सुबह कैसे याद किया। निशा हंसते हुए बोली, तू ही तो कह रही थी ना कि तेरी सास को अटैक आया है, तो सोचा पूछ लूँ कि कैसी है तेरी सास। तो रिया ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या बताऊँ यार, रमेश तो रात से वहीं बैठा है, जैसे दुनिया की सबसे प्यारी माँ हो उसकी। पता नहीं क्या क्या सिखाती होगी मुझे लेकर। ये औरतें ना मरते दम तक भी पीछा नहीं छोड़ती। अरे तू ही तो बोल रही थी कि उसे हार्ट अटैक आया है, फिर वो क्या सिखाएगी तेरे पति को आईसीयू में बैठकर। तू नहीं जानती निशा, ये जितनी भी सास होती है ना, ये अपने बेटों को हाथ से नहीं जाने देती। बहू चाहे कुछ भी कर ले, इनका ड्रामा चलता ही रहता है। निशा एक पल चुप रहकर बोली, वो तो ठीक है, लेकिन रिया एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। रिया थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली, अरे पागल है क्या, तेरी बात का बुरा कब माना है मैंने, बोलना खुलकर। तेरी मम्मी भी किसी की सास होगी रिया, क्या वो भी ऐसी है। क्या तेरी भाभी भी तेरी मम्मी के साथ ऐसी ही बातें करती हैं जैसा तू अपनी सास से कर रही है। निशा गंभीर होकर बोली। तो रिया ने कहा, तू क्या बकवास कर रही है, मेरी भाभी क्यों ऐसा करेगी, वो तो मेरी मम्मी का बहुत ख्याल रखती है, हर छोटी बड़ी चीज़ पूछती है उनसे। तो फिर तू अपनी सास के साथ वैसा व्यवहार क्यों नहीं कर पाती जैसा तू अपनी भाभी से चाहती है। तू दूसरों की माँ से इंसानियत चाहती है, पर अपने घर में सिर्फ अधिकार। ये सुनते ही रिया गुस्से से बोली, ओ गॉड, तू कोई संत बन गई है क्या। चल फ़ोन रख, तेरा कॉल उठाकर ही गलती कर दी मैंने। तभी निशा ने कहा, मैं तो बस तुझे आईना दिखा रही थी रिया, पर तू जैसी बन गई है ना, ऐसी दोस्त मुझे भी नहीं चाहिए जो अपनी सास को इंसान नहीं नौकर समझे। ऐसा बोल निशा ने फ़ोन रख दिया। पर रिया कुछ पल मोबाइल को घूरती रही, लेकिन उसका चेहरा अभी भी कठोर था। शायद कोई बात दिल के अंदर गहरी चुभ गई थी। रमेश थककर आईसीयू के बाहर दीवार से सर लगाकर बैठ गया। पूरी रात वो जागता रहा, आंखें लाल थी, चेहरा बुझा हुआ। तभी डॉक्टर बाहर आया और धीमे और गंभीर स्वर में बोला, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन हमें अफसोस है कि आपकी माँ अब हमारे बीच नहीं रही। रमेश कुछ पल तो डॉक्टर की ओर देखता रहा, जैसे उसके शब्दों पर यकीन नहीं हो रहा हो। फिर उसके आंखें छलक पड़ी। माँ, बस यही निकला मुँह से। उसी वक्त उसकी बहन सविता अस्पताल के गेट से भागती हुई आई, हाथ में बैग, माथे पर पसीना, आंखों में घबराहट। रमेश, उसने आवाज़ दी तो रमेश ने धीरे से सिर उठाया। उसकी खामोशी ही सब कह गई। सविता पास आकर बोली, रमेश माँ कहाँ है, कैसी है अब। माँ नहीं रही सविता। इतना कहते ही सविता के हाथ से बैग नीचे गिर गया। उसके होठ कांपने लगे, आंसू बिना आहट के बहने लगे। नहीं रमेश, ऐसा मत कहो, मुझे बस एक बार उनसे बात करनी थी, बस एक बार। वो ज़मीन पर बैठ गई, अपने माथे पर हाथ मारते हुए। माँ, तू कहती थी ना मैं तेरे दिल के सबसे करीब हूँ, फिर इतनी दूर क्यों चली गई। रमेश ने सविता को थाम लिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे से लिपट कर फूट फूट कर रो पड़े। तभी सविता का पति उनके पास आया। उसने रमेश के कंधे पर हाथ रखकर कहा, रमेश, खुद को संभालो
और घर जाओ। मैं और सविता माँ को लेकर आते हैं। तुम माँ की अंतिम विदाई की तैयारी करो। रमेश ने धीरे से सिर उठाया, लेकिन बोल कुछ नहीं पाया। बस आंखों से आंसू बह निकले। सविता वहीं खड़ी थी। उसने कांपती आवाज में कहा, रमेश, माँ कभी भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने हर चोट चुपचाप सह ली, कभी कोई शिकायत नहीं की। रमेश फूट पड़ा, सविता, मैं माँ को कोई सुख नहीं दे पाया। हर बार डरता रहा कि अगर कुछ कहा तो रिया घर में हंगामा कर देगी। मैं हर दिन चुप रहा और मेरा डर ही माँ को खा गया। मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा सविता। दोनों भाई बहन एक दूसरे से लिपट कर फिर से रोने लगे, जैसे दिल का सारा दुख आंखों से बहा देना चाहते हों। सविता के पति ने आगे बढ़कर रमेश को थाम लिया। रमेश, माँ को सुकून देना है, कमज़ोर नहीं पड़ना। चलो घर जाओ, हम माँ को लेकर आते हैं। रमेश ने आंसू पोंछे, धीरे से सिर हिलाया और अस्पताल से बाहर निकल गया। घर पहुंचा तो रिया ड्राइंग रूम में बैठी थी, हाथ में मोबाइल, चेहरे पर तिरस्कार। जैसे ही उसने रमेश को देखा तो चिल्ला पड़ी, अच्छा टाइम मिल गया अब घर आने का, अब क्यों आए हो, वहीं रुक जाते। रमेश कुछ नहीं बोला, आंखों में आंसू थे, माँ के बिछड़ने का गम और रिया की बेरुखी का जहर। जब उसने कुछ नहीं कहा तो रिया फिर से तिरस्कार भरे लहजे में बोली, वैसे भी कौन सा पहाड़ टूट पड़ा था जो पूरी रात वही बिता दी, और फ़ोन क्यों नहीं उठाया। माँ थोड़ी सी बीमार क्या हो गई, बेटे को वहीं रोक लिया। अटैक आया था, कोई मर तो नहीं गई थी। बस इतना सुनना था कि रमेश का चेहरा गुस्से से भर गया। उसने एक झनाटेदार थप्पड़ रिया के गाल पर जड़ दिया। मर गई मेरी माँ, अब खुश हो गई हो तुम, अब सुकून मिला तुझे, अब तुझे कोई नहीं रोकेगा, अब तो अपनी जुबान की पूरी तलवार चला सकती है। ये सुनकर रिया सन रह गई। उसके चेहरे पर हैरानी, शर्म और एक झटका सा लगा। उसने कभी रमेश को ऐसा नहीं देखा था। रमेश की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने कांपते हुए कहा, जिस माँ ने बिना कुछ कहे हर जुल्म सहा, आज वो चली गई और मैं कुछ नहीं कर पाया। रमेश दीवार पकड़कर वहीं बैठ गया। पूरे घर में एक भयानक खामोशी छा गई। घर में मातम पसरा था। रमेश एक कोने में चुप बैठा था, आंखें लाल थी। पड़ोस की औरतें धीरे धीरे शोक प्रकट करने आ रही थी। तभी रिया की माँ सुधा जी और उसकी बहन अंदर आई। रिया भागती हुई उनसे लिपट गई और रोने का नाटक करने लगी। माँ देखो ना, माँ जी चली गई, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। सुधा जी दुख जताते हुए बोली, हे भगवान, कितनी अच्छी महिला थी रिया, तूने तो उनकी इतनी सेवा की थी। ये सुनते ही रमेश की बहन सविता, जो अब तक चुप थी, वहीं से बोली, कौन सी सेवा की थी रिया ने। सब लोग देखने लगे तो सुधा जी थोड़ी प्यार से बोली, अरे बेटा, तू तो बहुत दूर से आई है, तुझे क्या मालूम, मुझे सब मालूम है आंटी जी। आपकी बेटी ने मेरी माँ को क्या क्या नहीं सुनाया। बुढ़ापे में भूख लगना पाप है, नीचे गिरी मिठाई फेंकने की हिम्मत कैसे हुई, इन सब बातों को आप सेवा कहती हैं। रिया घबरा गई। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा सविता दीदी, आप गलत समझ रही हो। सविता एक कदम आगे बढ़ी, उसकी आंखें आग से धधक रही थी। गलत मैं नहीं, तू है रिया, जो उनका सम्मान छीना, और अब जब वो नहीं रही तो घड़ियाली आंसू बहा रही हो। तभी रिया की माँ और बहन को पहली बार समझ आया कि ये घर अब वैसा नहीं रहेगा। रमेश और सविता की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मोहल्ले की महिलाएं बुदबुदा रही थी, कितनी अच्छी महिला थी, हर किसी के दुख दर्द में हमेशा आगे रहती थी। बुढ़ापे में कितना सहा उन्होंने, पर कभी किसी से कुछ नहीं कहा। बेटा तो अच्छा है, पर बहू तो पूछो मत, बस अपमान करती रही। ऐसा भला कोई करता है अपनी सास के साथ है, ऐसी बहू भगवान किसी को ना दे। रमेश सर झुकाए चल रहा था। कंधे पर माँ की अर्थी का भार नहीं, बल्कि वो एहसास था जो जीवन भर नहीं मिट पाएगा। शाम ढलने लगी थी। गली में धीरे धीरे भीड़ कम हो चुकी थी। रमेश कमरे के कोने में बैठा था।
तभी सविता उसके पास आई और उसका कंधा थामकर बोली, रमेश, बहुत हो गया। माँ की चुप्पी को हमने उनकी मजबूरी समझा, लेकिन अगर आज हम चुप रहे तो उनकी आत्मा भी हमें माफ़ नहीं करेगी। रमेश धीरे से बोला, अब कुछ कहने का वक्त नहीं बचा सविता। नहीं रमेश, अब कहने का वक्त है। अब माँ इस घर में नहीं है, लेकिन उनकी इज्जत, उनका नाम हमें बचाना है। अब इस घर में वो नहीं रहेगी जिसने माँ को इतना दर्द दिया है। रमेश की आंखों में पहली बार इतना गुस्सा उतर आया। धीरे से कहा, तुम सही कह रही हो सविता, रिया इस घर में रहने लायक नहीं है। अगले ही पल रिया कमरे में आई। चेहरे पर दिखावटी मासूमियत लिए उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ लोग तो इतना इमोशनल ड्रामा करते हैं जैसे दुनिया की सारी माँ बस उन्हीं की हों। यह सुनकर रमेश की आंखों में खून उतर आया। वो सख्त आवाज़ में बोला, बस अब एक शब्द और नहीं कहना रिया। कहते हुए रमेश ने सामने रखा माँ का पुराना चश्मा उठाया और कांपती आवाज़ में बोला, ये वही चश्मा है जिसको पहनकर मेरी माँ अपने आंसू छुपाती थी। वो आगे बढ़ा, दीवार पर टंगी माँ की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए बोला, तूने मुझसे मेरी माँ छीन ली रिया। वो जिंदा थी पर फिर भी वो हर रोज़ मरती रही और मैं खड़ा देखता रहा, क्योंकि मैं डरता था तेरे शोर से, तेरी चीखों से, तेरी गंदी बातों से। तू तो खुश होगी कि अच्छा हुआ पीछा छूटा, लेकिन मैंने अपनी आत्मा को खोया है। रिया अभी चुपचाप खड़ी थी, जैसे कुछ समझ ही ना पा रही हो। रमेश अब और गुस्से से बोला, कल तूने कहा था अटैक आया है, कोई मर थोड़ी जाएगी। मर गई रिया, मर गई मेरी माँ, और आज के बाद तू भी मेरे लिए मर गई। अब तू इस घर में कभी नहीं रहेगी। रिया जैसे सन्न रह गई, क्या मतलब है तुम्हारा? तभी पास में खड़ी सविता सख्त लहजे में बोली, मतलब ये है कि अब इस घर में सिर्फ इज्जत रहेगी। तूने इस घर को नरक बना दिया है, अब निकल जा यहाँ से। रिया कांपते हुए पीछे हटी, लेकिन फिर बोली, मुझे निकाल दोगे तो क्या कहेंगे लोग? क्या दुनिया हंसेगी नहीं तुम पर? रमेश मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में गम नहीं, सुकून था। लोग तब भी कुछ नहीं बोले थे जब मेरी माँ भूखी सोई थी। अब अगर बोलेंगे तो मैं उन्हें कह दूंगा कि हाँ, मैं सास पर जुल्म करने वाली बहू को घर से निकाल रहा हूँ। रिया जैसे निशब्द रह गई। अब वो समझ गई थी कि इस घर में अब उसकी कोई जगह नहीं है, और वहाँ से चली गई तो माँ के घर भी कब तक रहूँगी। वो रोती हुई रमेश के सामने आ खड़ी हुई और बोली, रमेश, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं बदल जाऊँगी। रमेश की आंखों में आंसू थे, पर वो अब कमजोरी के नहीं, हिम्मत के थे। उसने रिया की ओर देखा और बोला, रिया, माफ़ी मांगने का वक्त तब था जब मेरी माँ के हिस्से का खाना तुम डस्टबिन में फेंकती थी, जब तूने मेरी माँ को बुढ़ापे में ताने दिए और जब तूने उसे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। रमेश की बात सुनकर रिया गिड़गिड़ाते हुए बोली, रमेश, बस एक मौका दे दो, मैं वादा करती हूँ। तभी दरवाजे पर तेज आवाज़ आई। रिया की माँ सुधा जी अंदर आई और गुस्से से बोली, रमेश, ये क्या बेहुदापन है? तुम मेरी बेटी को इस तरह घर से निकालोगे? इतना कुछ किया उसने इस घर के लिए, और आज ये दिन दिखा रहे हो। रमेश अब और चुप रहने वाला नहीं था। वो सख्त लहजे में बोला, आपकी बेटी ने जो किया है उसका हिसाब मैं अपनी माँ की तस्वीर के सामने हर रोज़ दूंगा, लेकिन इस घर में अब आपकी बेटी के लिए कोई जगह नहीं है। सुधा जी कुछ बोलने को हुई, लेकिन तभी बाहर से कुछ बुजुर्ग महिलाएं और पड़ोसी जमा हो गई। एक पड़ोसी औरत पास आते हुए बोली, बहुत अच्छा किया रमेश बेटा, ऐसी बहू घर में रहे तो घर घर नहीं नरक बन जाता है। अब तुमने जो किया वो हर उस बेटे को करना चाहिए जो माँ के आंसू नहीं देख सकता। रिया का सर शर्म से झुक गया। तभी रमेश ने रिया की ओर देखते हुए कहा, निकल जाओ यहाँ से, अब इस घर में सिर्फ मेरी माँ की यादें रहेंगी। रिया फूट फूट कर रोने लगी और चुपचाप अपनी माँ को लेकर वहाँ से निकल गई। रमेश ने धीरे से दरवाज़ा बंद किया। अब वो घर
सच में घर लग रहा था, जहाँ अब शांति थी, सुकून था और एक बेटे की जगी हुई आत्मा थी। अगले दिन रमेश माँ की तस्वीर के सामने बैठा था। उसके आंखों से बहते आंसू अब थम चुके थे, लेकिन मन में एक पछतावा अभी भी चल रहा था कि काश माँ के रहते समझ पाता कि उनका मौन ही सबसे ऊंची चीख है। अब ये खामोशी उसे उम्र भर सुनाई देगी। उसने धीरे से माँ की तस्वीर पर हाथ रखा, मानो अपने हर गुनाह की माफ़ी मांग रहा हो। उसका स्वर अब हर बेटे के लिए एक संदेश बन चुका था। दोस्तों, एक माँ कुछ नहीं कहती, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ सह नहीं रही। जिस दिन माँ की चुप्पी तुम्हें चुभने लगे तो समझो अब वक्त है संभलने का, वरना जिंदगी भर पछतावा ही रहेगा, जैसे आज रमेश को हो रहा है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।